वेलकम बैक टू अवर चैनल जीके ज्ञान तत्व में। जैसे कल का जो वीडियो आपका था वो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड था और इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपका वीडियो था। जिसने भी अगर नहीं देखा है तो आप लोग जब हिंदी का पेपर देने जाएंगे और जब साहित्यिक परिचय आप लोग लिखेंगे तो यही सोचेंगे कि काश मैंने वो वीडियो देख लिया होता तो मेरे ये जो 10 नंबर ही छूट न जाते। तो पेपर के टाइम, एग्जाम के टाइम आपको पछताना ना पड़े, उससे पहले वीडियो को हमारे देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। फिर देश में देखिए मैंने किस तरीके से आप लोगों को कितने डिटेल से बताया है। मैंने 7 7 8 8 सेट बहुत 23 22 और 20 इनसे छांट के बताया उसमें कौन सा जो आपका खर्च है वो सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, तो चलिए वो तो पिछला टॉपिक था आपका, वो वीडियो पूरा हो चुका है। आज का टॉपिक आपका है, मैं फिजिक्स का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है आपका क्लास 12 यूपी बोर्ड, उसके कुछ टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टि एग्जाम को देखते हुए फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ के चलिएगा। ठीक है, तो जैसे पहला आपका जो टॉपिक आता है वो आपका रहता है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम आपका आधारित किस पर है? जो कूलाम का नियम है आपका, वो जो आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का, कूलाम का नियम तथा विद्युत आवेश। कूलाम का नियम तथा विद्युत आवेश, इस चैप्टर पर कूलाम का नियम आता है। तो यानी कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जैसे इसमें एक शब्द आया है विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? तो विद्युत आवेश जिससे युक्त वस्तु में अन्य वस्तुओं के, जिससे युक्त वस्तुओं पर विद्युत आवेश बल आरोपित करता है। विद्युत जैसे जिससे युक्त वस्तु यानी विद्युत आवेश वह है जिससे युक्त वस्तु में अन्य वस्तु पर विद्युत बल आरोपित करता है। विद्युत आवेश किसी और वस्तु पर जो अपना विद्युत बल है उसको आरोपित करता है, किसी दूसरे पर, किसी दूसरी वस्तु पर आरोपित करता है। ठीक है, अब ये तो रहा आपका जो आवेश है उसका इंट्रोडक्शन। अब बात आती है आवेश होते कितने प्रकार के हैं? तो आवेश दो होते हैं, आवेश दो होते हैं, निगेटिव चार्ज, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज, यानी धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश किसे कहते हैं? धनावेश जिस जिस इलेक्ट्रॉन में, जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन में, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो वो आपका धनावेश कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आपका धनावेश कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की उसमें अधिकता हो जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन की उसमें अधिकता है तो आपका क्या कहलाएगा? ऋणावेश। ठीक है, यानी एक तरीके समझिए कोई पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम है, इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या कम है तो वो आपका क्या हो जाएगा? धनावेश। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में है तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? ऋणावेश। अब दो नोट पॉइंट में ऐसे बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है। देखिए आवेश दो प्रकार के मैंने बताया, धनावेश, ऋणावेश। अब एक बात आती है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपका एक कोई वायर है यानी तार है। अब इस पर इधर ये आपका प्लस क्यू धनावेश और इधर भी धनावेश। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोनों तरफ तो धनावेश है, तो जब दोनों मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को मतलब इधर भगाएंगे अपनी ओर से, दूर करेंगे अपने से, मतलब। और अगर बाएं पर ये आपका प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, अगर इन्हीं को एक को चेंज कर दें, देखिए
अब ये आपका हो गया माइनस, ये आपका माइनस हो गया। जब असमान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं, जब असमान चार्ज होते हैं, समान नहीं होते हैं चार्ज, तो ये दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, दोनों आवेश अपनी ओर आकर्षित करेंगे। समझ में आई बात? यानी अगर समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब भगाते हैं अपने पास आने से, ठीक है। और जो असमान आवेश होते हैं, जो असमान आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं दोनों। जैसे आपने वो देखा मैग्नेट, मैग्नेट का अगर एक टुकड़ा यहाँ पर रखिए, एक टुकड़ा यहाँ पर रखिए, और उसको जैसे ही आप पास लाएंगे, दोनों जब यहाँ पर दोनों आ जाएंगे तो ये दोनों आपस में फट से आके चिपक जाएंगी, दोनों मैग्नेट जो होंगे वे आपके चिपक जाएंगे। उसी प्रकार अगर ये देखिए, ये दोनों आवेश असमान है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये धनावेश ऋणावेश, तो ये दोनों अगर असमान है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, किसी को अपनी ओर आकर्षित, मतलब ये दोनों चिपक जाएंगे, आके आकर्षित करेंगे अपनी ओर, ठीक है। तो ये तो हो गए जो दोनों पॉइंट बताए थे वो, ठीक है। अब जो आपका आता है आवेश का मात्रक, क्या होता है? आवेश का मात्रक दो होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा कूलाम, एक कूलाम हो जाएगा आपका, एक आपका कूलाम, और एक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया, यानी जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, उसका जो मात्रक वो कूलाम भी हो सकता है, एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, दोनों को आप याद रखिएगा। अब जो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम आता है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो जो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहता है वो कहता है वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे जैसे वैद्युत आवेश है उसको आप ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं, उसे सिर्फ एक, जैसे उसका एक रूप है उसको दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर देंगे, लेकिन उसको ना तो आप उत्पन्न कर पाएंगे, ना तो आप उसको उत्पन्न कर पाएंगे और ना इसे नष्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये वैद्युत आवेश की खासियत होती है कि आप उसको एक दूसरे से रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ओके। अब पहले इतना समझ लीजिए, ओके। अब आपकी जो आता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अब पहले जैसे कोई भी आपका रूल है तो उसमें जो, जैसे कोई साइंटिस्ट रूल देता है, जैसे कूलाम का नियम है, तो इसमें इसका जो स्टेटमेंट होगा, कोई ना कोई इसका कथन होगा, हिंदी में इसकी कोई ना कोई थ्योरी होगी कि कूलाम का नियम किस पर आधारित है, क्या इसमें क्या क्या होता है, उसकी डेरिवेशन भी है। लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट किसी भी रूल का, किसी भी जो कूलाम का नियम, कोई भी रूल हो, ऑलवेज कोई भी रूल आपके पास दे दीजिए, लेकिन अगर आपको इसका स्टेटमेंट नहीं पता होगा, कथन नहीं पता होगा, आप उसको इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी रूल का डेरिवेशन पता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो नियम होता है उसका डेरिवेशन करने से पहले अगर आपको स्टेटमेंट उसका पता है तो आप उसे हल कर ले जाएंगे, उसके डेरिवेशन जो होता है उसे आप कर ले जाएंगे। तो फिर देखिए,
जो गुलाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया गुलाम के नियम के अनुसार, गुलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु देखिए, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझे? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि समझ लिया आप ना? मैं लिखूंगा नहीं, स्टेटमेंट में बता दे रहा हूं फिर से एक बार। कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट तो हो गया, आई होप आपको याद हो, ये समझ में भी आ गया होगा। अब जो इसके उपपत्ति होती है, इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। अगर ये नियम आता है तो आपका 3 या 4 नंबर में आएगा। और ये भी आ सकता है कि कूलाम का जो नियम है उसका सिर्फ डेरिवेशन लिखिए, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कूलाम के नियम का कथन स्पष्ट कीजिए, कूलाम के नियम का जो कथन स्टेटमेंट है उसको डेराइव कीजिए, यानी लिखिए उसको। ओके, अब प्रूफ में लिख दिया तो आपने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यानी जो आपका ये बल है यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समझ में आ रहा है? समानुपाती, समानुपाती में आपका ऐसे हो गया, यह प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। ओके, और इसके बाद देखिए वैद्युत बल, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसका मतलब है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब वैद्युत बल आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के, वैद्युत बल आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए जो आपका वैद्युत बल होता है वो आवेशों की बीच की दूरी, जो आवेश है ये दोनों आपकी, जैसे समझिए ये दो आपके जो आवेश हैं इनके जो बीच की दूरी है, यानी r, तो इनकी जो बीच की दूरी उसका जो वर्ग होगा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको समीकरण फर्स्ट डाल लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। याद समझ में आ गया? ठीक है, अब जब इक्वेशन समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, अब समीकरण फर्स्ट, दोनों समीकरणों को एक साथ जब लेंगे तो ये आपका हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1 को हटा दिया और ये जो यहाँ इसके स्थान पर हमने Q1 Q2 स्थापित कर दिया, यानी उसको रख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, जब जिसे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो आपको पता है कांस्टेंट आता है, यानी नियतांक आता है। तो जब इसको हटाएंगे, जब इसको हटाया तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इसको हटाएंगे, अनुपाती को हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक नियतांक रख जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक स्थापित कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, तो इसको आगे देखेंगे, ये तो समझ गए होंगे आप क्या ये क्या है, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो अब देख, एक चीज मैं बता दूं, जो प्रयोगों के आधार पर देखा गया, प्रयोगों के आधार पर देखा गया, प्रयोगों के आधार पर देखा गया, जो आपका के होता है, जो आपका के कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, उसके जो इक्वल में आता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझे? यानी जो प्रयोगों के आधार पर के का जो कांस्टेंट का जो मान निकला है वो कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब ये वाला, ये जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब जब इसकी वैल्यू यानी k की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में, जब इसकी जो ये रखेंगे, इसकी वैल्यू k की वैल्यू, k एक कांस्टेंट है। अब प्रयोगों के आधार पर देखा गया, कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा ये वैल्यू। तो देखिए प्रयोगों के आधार पर, तो आप देखिए इक्वेशन समीकरण थर्ड से, जब समीकरण थर्ड से देखेंगे तो यहां पर ये आपका हो जाएगा F बराबर k के स्थान पर ये वाली वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए सही है ना, यहाँ ये देखिए, इस इक्वेशन को देखिए पहले, ये इक्वेशन आपकी है F इक्वल टू के, नियतांक है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर जहाँ एक के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब जो प्रयोगों के आधार पर देखा गया, जो k होता है उसकी वैल्यू आपकी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण थर्ड है आपका ये वाला, तो समीकरण थर्ड में k की वैल्यू रख दी हमने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो, अब मुझे लग रहा है आपका जो कूलम्ब का नियम है वो सिद्ध हो चुका है, इसकी प्रूविंग है ये, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर एक ये आया है, ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, जो ये एप्सिलॉन नॉट को है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की
देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। जो आपका यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कभी कभी आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान कितना होता है, इसका जो मान होता है वो आपका होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर लिख लीजिए, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 12, ठीक है, 9 गुणे 10 की घाते 9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को का मान होता है, ठीक है। अब मैं एक चीज बता दूं, जो दोनों बिंदु हैं, दोनों बिंदु के बीच, दोनों बिंदु के मध्य, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो कार्यरत बल है, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो कार्यरत बल है, देखिए जिसको समझिए, मैं यहाँ पर इसी का प्रयोग करूंगा, समझना। दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के मध्य कार्यरत दोनों बिंदुओं के मध्य जो कार्यरत बल है आपका F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ये आपका हो जाएगा दोनों बिंदुओं के मध्य जो कार्यरत बल लग रहा है, जो बल कार्य कर रहा है दोनों बिंदुओं के मध्य, वो आपका हो जाएगा F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ये आपका हो जाएगा। अब एक बात आती है, जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादा पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में। इसका मान कितना होता है, इसका जो मान होता है आपका 8.85, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10 की घाते, यानी 8.85 गुणे 10 की घाते -12, 8.85 गुणे 10 की घाते -12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब अगर पूछा जाए इसका मान क्या होता है, तो कूलम्ब स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जो मात्रक हो जाएगा इसका एप्सिलॉन नॉट का, कूलम्ब स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज और आती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होती है वो एप्सिलॉन नॉट की विमा m इनवर्स L की पावर -3, m इनवर्स L की पावर -3 और t की पावर 4 a की पावर 2, ये इसकी जो बीमा हो जाएगी, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी और ये इसका मान हो जाएगा। देख लीजिए पूरा, मैं एक बार फिर से डिटेल बता दे रहा हूँ। कूलम्ब का नियम, इसका जो कथन होता है वो है आपका दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। वही यहाँ पर लिखा गया, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, समीकरण 1 हो गया। अब विद्युत बल आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है।
तो यह प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण 2। जब समीकरण दोनों को मिलाया तो यह प्रोपोर्शनल q1 q2 r², ये q की 1 की जगह पर q1 q2 आपका आ गया। अब यह बराबर k, जब इसको हटाएंगे तो आपका एक नियतांक कांस्टेंट आ जाएगा। जब कांस्टेंट यहाँ पर रख दिया q1 q2 r², यह बराबर k q1 q2 r², समीकरण आपका थर्ड हो गया। जहां ये के एक अनुपाती नियतांक है, ये कांस्टेंट है। अब देखिए यहां से प्रयोगों के आधार पर देखा गया के की जो वैल्यू होती है 1/4 होती है। तो समीकरण थर्ड में के स्थान पर इसको हम स्थापित करेंगे तो 1/4 ये हो गया, के की वैल्यू ये आ गई। अब ये आपका ये इतना बार ये बचा r², ये आपका प्रूफ हो गया। अब ये सरल का दूसरा उसकी बिना तो जहां पर एप्सिलॉन निर्वात या वायु की गतिशीलता है, ठीक है, निर्वात या वायु की गतिशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी देखिए, जो ये आपका ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, बात ये है 9 में 10 की घात 9, दोनों बिंदुओं के मध्य कार्यरत बल, दो बिंदु आपको दिए गए हैं, इनके मध्य जो कार्यरत बल होगा, इनके मध्य जो बल कार्य कर रहा है, जो बल कार्य कर रहा है, तो यह बराबर 9 × 10⁹ q1 q2 r²। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं चलता हूँ आगे के। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके जो और टॉपिक है वो मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो में आपको 5 से 6 टॉपिक आपको दे दिए जाएं, तो इसको समझिए। और इतने आसानी से मैंने बता दिया है कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको मैंने डिफाइन किया है। डेरिवेशन भी इसका बहुत ही आसान है, कोई इतना ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान डेरिवेशन इसका है, ठीक है। चलिए फिर करते रहिए अपने पेपर की तैयारी, प्रिपरेशन अच्छी करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, जो आपको इतना पैसा लगाकर आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर चलिए फिर बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदार, जो आपके जो फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं उनके, तो उनको जो यूपी बोर्ड 12th का पेपर देने जा रहे हैं, उनको सबको शेयर करिए वीडियो, बताइए कि इसको पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा, सबको बताइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट जरूर करिए। चलिए धन्यवाद।